आजो जाना कपूर में माड़वा बड़ा सोहावन लागे। आजो जाना कपूर में माड़वा बड़ा सोहावन लागे। सीता के चढ़ेला हरा दिया मन भावन अरे ले ले अइहा बालम बजरिया से चुनरी। ले ले अइहा ए बलमू बजरिया से चुनरी। ना तो तरसाई देब हमहू देखाई देब। ना तो तरसाई देब हमहू देखाई देब। से जरिया पे अंगूरी ले ले अइहा बाल। अरे फूल लाई है मालन सजाए डाली। फूल लाई है मालन सजाए डाली। सजाए डाली हो सजाए डाली। सजाए डाली हो सजाए डाली। फूल लाई है मालन सजाए डाली। फूल लाई है मेरी नज़र में कोई अहमियत नहीं है भोजपुरी इंडस्ट्री की। ना ही मैं भोजपुरी इंडस्ट्री की कलाकार हूँ और ना ही मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में जाना चाहती हूँ। महिलाओं के लिए, खासकर महिला कलाकारों के लिए एक नर्क है भोजपुरी इंडस्ट्री। तो मैं मानती हूँ कि भोजपुरी इंडस्ट्री को अगर बंद कर दिया जाए तो हमारी संस्कृति बच सकती है, हमारी संस्कृति का संरक्षण हो सकता है। क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री वर्तमान समय में जितनी अश्लीलता भरी पड़ी है और महिलाओं के लिए जैसे नर्क के रूप में वो काम कर रहा है, तो मैं इसका कि पटना से पाजेब बलम जी हो। पटना से पाजेब बलम जी। अरे आरा से उठ लाली की मंगाईदा। छपरा से चुनरिया छिटवाली हो मंगाईदा। छपरा से चुनरिया छिटवाली। पटना से पाजेब बलम जी हो। पटना से पाजेब बलम जी। आरा से उठ लाली की मंगाईदा। छपरा से चुनरिया छिटवाली। हाय मंगाईदा छपरा से चुनरिया छिटवाली। अरे साचो सखी जिया घबराइल बाटे हो। साचो सखी जिया घबराइल बाटे हो। जब से दिनवा बियाह के धराइल बाटे हो। जब से दिनवा बियाह के धराइल बाटे हो। चनवा उगला चटकार सुनु सखिया रे। चनवा उगला चटकार सुनु सखिया रे। और चनवा उगल चटकार सुनु सखिया रे। चनवा उगल चटकार सुनु सखिया रे। आइले बरियतिया कुल गंवार सुनु सखिया रे। आइले बरियतिया कुल गंवार सुनु सखिया रे। एक दौर था जब भोजपुरी में समाज सुधार का कार्य किया जाता था। भोजपुरी में तमाम तरह के गीत आते थे जो समाज को अच्छे संदेश देते थे, चाहे दहेज प्रथा के विरुद्ध गाते हो तो, या फिर ऐसे गीत आते थे जो बेरोजगारी के विपक्ष में बोलते थे, सरकार के विरोध में बातें करते थे और जनता की आवाज़ का काम करते थे। लेकिन आज एक दौर ऐसा है जब भोजपुरी के गीत जो है ऐसे होने लगे हैं कि आप पारिवारिक रूप से साथ बैठ करके अपने परिवार के साथ सुन नहीं सकते हैं। ऐसे दौर में अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो भोजपुरी को बचाने के लिए भोजपुरी के पारंपरिक गीतों को गुनगुनाते हैं और पारंपरिक गीतों को जनता के सामने रखते हैं और भोजपुरी के लिए कार्य कर रहे हैं। ऐसे ही एक बहुप्रतिष्ठित सिंगर हैं, लोक गायिका हैं भोजपुरी की, जिनका नाम मनीषा श्रीवास्तव है। फेसबुक पे इनके लगभग 4 मिलियन के आसपास फॉलोअर हैं। यूट्यूब पे इनको लाखों लोग सुनते हैं।
तो उन्हीं से हम बात करने आए हैं और भोजपुरी के बारे में ये क्या सोचती हूँ, इस बारे में चर्चा के लिए आए हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं। स्वागत है दीदी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों को प्रणाम करती हूँ। अच्छा दीदी, इस साक्षात्कार की हम औपचारिक शुरुआत करें उससे पहले मैं चाहूँगा कि एक छोटा-सा गीत आप अपना पसंदीदा कोई भी गुनगुना दें हमारे दर्शकों के लिए। बिल्कुल, अभी चूँकि शादी ब्याह का मौसम चल रहा है और कुछ ही दिन पहले भोजपुरी रतन यूट्यूब चैनल पर ये गीत आया है, तो वो मैं सुनाती हूँ। चनवा उगला चटकार सुनु सखिया रे, चनवा उगला चटकार सुनु सखिया रे, और चनवा उगल चटकार सुनु सखिया रे, चनवा उगल चटकार सुनु सखिया रे, अइले बरियतिया कुल गंवार सुनु सखिया रे, अइले बरियतिया कुल गंवार सुनु सखिया रे, दुल्हा के बहिन रोज खेले लुका छिपी हो, अरे दुल्हा के बहिन रोज खेले लुका छिपी हो, घूमे लिया चरा उघार सुनु सखिया रे, घूमे लिया चरा उघार सुनु सखिया रे। वाह! कमाल का गीत है ये। और मेरा पहला प्रश्न ये है कि आपके इस गायकी के सफ़र की शुरुआत कैसे हुई? मतलब कैसे आपने शुरुआत किया? कब आपको लगा कि हाँ, मुझे मतलब भोजपुरी गायिका के क्षेत्र में जाना है? सबसे पहले तो मेरी जो गायकी में रुचि थी उसको देख कर के दादाजी ने शिक्षा देने के लिए प्रयाग संगीत समिति प्रयागराज में नामांकन करा दिया। वहाँ मैंने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली और किसी भी चीज़ की जड़ वहीं होती है, जड़ से हम शुरुआत करें। और उसके बाद मैं जब आ गई थी या बीच-बीच में मैं छुट्टियों में आती थी तो दादाजी के साथ हमेशा बैठती थी। मेरी उनसे बहुत बनती थी क्योंकि संगीत हम आपके लोगों का दादाजी भी गाते थे? मेरे दादाजी कोई गायक नहीं थे लेकिन वो लिखते थे और संगीत में उनको बहुत रुचि थी। तो दादाजी को ऐसा महसूस हुआ कि मैं संगीत के क्षेत्र में मुझे आगे जाना चाहिए तो उन्होंने शिक्षा दिलाई। शिक्षा देने के बाद जब मैं आती थी छुट्टियों में मुझे कोई गाने के लिए कहता था तो मैं शास्त्रीय संगीत नहीं सुनाती थी। मैं भले ही सीख रही हूँ लेकिन मैं शास्त्रीय संगीत ना सुना करके झूमर, सोहर, पूर्वी, निर्गुण ये सारे गीत लोकगीत सुनाती थी। हाँ, और हिंदी गीतों में भी कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं था अपना। तो लोकगीत सुनाती थी और उसके बाद घर में भी सभी लोगों को लगा कि लोकगीतों को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए और मैंने भी रियलाइज़ किया कि अगर भोजपुरी में आपको जाना है और नाम कमाना है, आगे बढ़ना है, तो आपको अच्छे कंटेंट को लेकर के चलना पड़ेगा क्योंकि मैं जैसे घर, परिवार और वातावरण से बिलॉन्ग करती हूँ। मेरे यहाँ कोई गंदे गीतों का कोई वहाँ पे जोड़ नहीं है, कोई वर्चस्व नहीं है। जो भी है आप अच्छे काम करके आगे बढ़िए, यही सभी लोगों का आशीर्वाद था। अच्छा, वो उम्र आपकी क्या रही होगी जब आपने मतलब ये तय किया कि मुझे गायक बनना है, भोजपुरी में गायिका बनना है? हाँ, मैं 2008 की बात बता रही हूँ, मैं 8वीं क्लास में थी उस समय। और उस समय एक ईटीवी बिहार झारखंड पे एक कार्यक्रम प्रसारित होता था फ़ोक जलवा। तो फ़ोक जलवा में मैं वहाँ गई और मैं चूँकि सबसे छोटी उम्र की वहाँ पे प्रतिभागी थी, तो सभी लोग मुझसे वहाँ ज़बरदस्ती कहते थे कि झूमर गाओ, सोहर गाओ। तो वहाँ भी मैं जब निकालने लगी ना अपने जो कलेक्शन थे, क्योंकि मम्मी लोगों को मैं शादी ब्याह में अपने घर परिवार में गाते हुए सुनी थी, तो लोगों ने पसंद किया और मैंने महसूस किया कि जब यहाँ पे लोग इतना पसंद कर रहे हैं तो इस चीज़ को मैं बाहर लेके आऊँगी तो कितना पसंद करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि मतलब आपको कब ऐसा लगने लगा कि लोग अब आपको सुन रहे हैं? क्योंकि ये जो कोई भी कलाकार होता है उसके लिए सबसे बड़ी मतलब उपलब्धि यही होती है कि लोग आपको सुनने लगें। 2012 में मैं एक कार्यक्रम देने गई थी। अभिनव कला संगम हमारे डेहरी ऑन सोन में ही आयोजित हुआ था। वहाँ मैं गीतों को गा रही थी और वहाँ लोग मुझे प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद लोग मिलने के लिए आते हैं। वहाँ सभी लोगों ने सराहा और कहा कि इस चीज़ को लेके आगे बढ़िए आप। तो वो जो प्रोत्साहन था मुझे लगा कि लोग अब मुझे सीरियस लेने लगे हैं। वरना पहले लोग क्या कहते थे जब मैं गाती थी कि ये सोहर कौन सुनेगा, झूमर कौन सुनेगा, कजरी कौन सुनेगा, गाना है तो कुछ मसालेदार गाओ, कुछ चटपटा गाओ, कुछ मॉडर्न गाओ, कुछ कमर लचकाने वाला गाओ। मैंने लोगों को कहा कि अगर स्टार बनना है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप कमर लचकाएँ या फिर आप ख़राब कपड़े या गंदे कपड़े पहनकर ही आप स्टार बन सकते हैं। आप अपनी कला के बदौलत भी स्टार बन सकते हैं।
अच्छा, किसी भी कलाकार के लिए वो दौर बड़ा मुश्किल होता है जब वो शुरुआत करता है और जी। कुछ साल जो स्ट्रगल के होते हैं। जब आपका कोई भी पहला गीत जो है मतलब ज़्यादा सुना जाने लगा, तो उस दौर में आपने कैसे डील किया और मतलब कैसे लोगों को सलाह देंगे कि करना चाहिए जो नए कलाकार आ रहे हैं आज के क्षेत्र में? मैं हमेशा देखिए किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो आपको शॉर्टकट अपना करके आप आगे नहीं बढ़ सकते। हाँ, थोड़ी देर के लिए आप बढ़ सकते हैं, वायरल भी हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद का आपका जो अस्तित्व है वो कहाँ जाएगा, कहाँ आप जाएँगे? क्योंकि वायरल होना आम बात है, आज हम वायरल हैं, कल आप हो जाएँगे, परसों कोई और हो जाएगा, चौथा कोई और हो जाएगा। तो क्षणिक जो पब्लिसिटी है उसको छोड़ करके हम लोगों के दिलों पे कैसे राज करें, हम लोगों के बीच अपनी पहचान कैसे बनाएँ और हमारी पहचान लंबे समय तक बनी रहे, इस पर काम करने की ज़रूरत है। और गंदे शब्द हों या गंदे गीत हो, वो पानी के बुलबुले जैसे होते हैं, आज आएगा कल ख़त्म हो जाएगा, परसों उसका कोई अस्तित्व नहीं है। मेहनत कीजिए, किसी भी क्षेत्र में जब मेहनत करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। अच्छा, आपका जो पहला गीत जो लोग सुनने लगे थे, हिट हुआ था, मतलब उसमें और आपके शुरुआती दौर में मतलब कितना समय का अंतर था? कितने व समय लगा था जब लोग सुनने लगे थे पहला गीत आपका अच्छे से? 2008 का ही समय था जब मैं वहाँ टीवी से लौट करके आई थी, तो एक एल्बम में गाने का अवसर मिला था। पहले वही होता था कि जो स्टार कलाकार होते थे वो महिला कलाकारों को अपने एल्बम में गाने का मौका देते थे। तो हमेशा क्या होता था कि वो डुएट गाने अधिक गवाते थे और मैं हमेशा से डुएट गाने या फिर ऐसे गाने जिनके सवाल जवाब बहुत अलग तरीके के होते हैं, डबल मीनिंग होते हैं, उसका मैंने हमेशा से विरोध किया। तो विरोध करने के बावजूद भी मैं धन्यवाद दूँगी उन म्यूज़िक डायरेक्टर का और सिंगर का जिन्होंने एक गाना मुझे गवाने के लिए दिया जो चंदा कैसेट कंपनी से अच्छा। रिलीज़ हुआ था। और वो लोकगीत का धुन था, टच उसका लोकगीत था, देसी था, लेकिन वो किसी लेखक के द्वारा लिखा हुआ था, तो वो गाना खूब चला उस समय। अरे साचो सखी जिया घबराइल बाटे हो, साचो सखी जिया घबराइल बाटे हो, जब से दिनवा बियाह के धराइल बाटे हो, जब से दिनवा बियाह के धराइल बाटे हो। ये फास्ट म्यूजिक पे उस समय मैंने गाया था और बहुत लोगों ने सुना और वहाँ से एक अलग यात्रा की शुरुआत हुई। अच्छा, आज के दौर में जो भोजपुरी सिंगर हैं, भोजपुरी कलाकार हैं, वो त्वरित प्रसिद्धि के लिए जो है फूहड़ गीतों का इस्तेमाल करते हैं, फूहड़ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या आपके मन में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई गाना नहीं चला हो तो कि हम भी इस तरफ शामिल हो जाएँ इस भीड़ में? नहीं, ऐसा कभी मन में नहीं आया है क्योंकि चीज़ों को पाने के लिए आपको कठिन परिश्रम करना पड़ता है और अगर आप उस कठिन परिश्रम का दौर को पार कर जाते हैं तो आने वाला जो भविष्य होता है बड़ा सुनहरा होता है। तो ऐसा मन में सवाल उठेगा ही नहीं क्योंकि आपका परिवार ही इस चीज़ के खिलाफ है। आपका परिवार तो सबसे पहले वो भोजपुरी गायकी में जाने नहीं देना चाहता है और आप बड़ा रिक्वेस्ट करके आए हैं कि हम कोई ख़राब गाना नहीं गाएँगे, कोई ख़राब काम नहीं करेंगे क्योंकि जब लड़कियाँ संगीत में आती हैं ना या नृत्य में आती हैं या इस तरह के प्रोफ़ेशन में आती हैं, तो समाज तो बात करते ही हैं और समाज से हमारे परिवार के मानसिक हुँ, हुँ, हुँ। सोच समझ पे असर पड़ता है। तो मेरे पिताजी ने कहा था कि तुम भोजपुरी में जा तो रही हो लेकिन अगर मैंने सुन लिया कि कोई गंदे गाने गा रही हो या किसी तरीके का गंदे काम या कुछ भी चीज़ें दिखाई या सुनाई पड़ गई तो तुम्हारा जो संगीत है वो हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और तुम एकदम घर में कैद हो जाओगी, घर में रह जाओगी। तो तुम सोच लो। तो ये डर हमेशा बनी रहती थी कि मैं समाज में जाऊंगी, मैं बाहर जाऊंगी तो मुझे कोई ऐसे काम नहीं करने हैं जिनसे मेरे पिताजी का सर झुके या मतलब हुँ, हुँ, बदनामी हुँ। हो। तो वो बदनामी हर तरीके से होती है। ऐसा नहीं है कि लड़कियाँ सिर्फ़ अ, मतलब ऐसे ही बदनाम अगर आप गंदे काम कर रहे हैं, गंदे कंटेंट चला रहे हैं, तो उससे भी बदनामी होती है माता-पिता की। और मुझे बड़ा गर्व है कि आज मेरे माता-पिता गर्व से कहते हैं कि नहीं, मैंने उस समय तुम्हें रोका नहीं, रोका लेकिन तुम रुकी नहीं, तो ये बड़ा गर्व का विषय है मेरे लिए। आज के समय में भी गाँव के लोगों को ये समझा पाना बहुत डिफ़िकल्ट काम हो जाता है कि भोजपुरी में हाँ, कम कलाकार बनना चाहते हैं, सिंगर बनना चाहते हैं। तो ख़ैर मेरा अगला प्रश्न है कि इतनी लंबी यात्रा रही 15 वर्षों की लगभग आपकी 2008 में आपने शुरू किया, 2023 में हम अभी हैं। इतने तरह के आपने लोकगीत गाए हुए हैं, तो कभी मन में किसी गीत को लेकर के कसक रह गई क्या कि इसको उतना प्यार नहीं मिला लोगों से जितना मिलना चाहिए था?
देखिए, पहले मैंने कभी एल्बम नहीं किया, क्योंकि मेरे पिताजी का ऐसा सपोर्ट नहीं था कि जाओ 1 लाख रुपया ले लो, 2 लाख रुपया ले लो, गाने गाओ, मार्केट में फ्लॉप भी हो जाओगी तो कोई टेंशन नहीं है। ऐसी चीज़ें हमारे पास नहीं थी, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। तो मैंने गाने हमेशा जारी रखे, अपनी प्रयास हमेशा जारी रखी, और जो भी छोटे-बड़े कार्यक्रम होते थे, चाहे वो जिला में हो, जिला के बाहर हो, या जहाँ से भी कॉल आते थे मुझे, मैं हमेशा जाती थी और मैं हमेशा उन सभी कार्यक्रम को महत्व देती थी। तो धीरे-धीरे ही सही लोग मुझसे जुड़ते जा रहे थे, मेरी गायकी से जुड़ते जा रहे थे। और एक समय आया, मैंने सोचा कि सोशल मीडिया एक बहुत बढ़िया माध्यम है आज के समय में। अगर कोई मेरे टैलेंट को नहीं पहचान पा रहा है, या कोई मेरे टैलेंट को नहीं देख पा रहा है, तो मुझे सोशल मीडिया का सहारा लेना चाहिए। तो फेसबुक पेज मैंने बनाया, और फेसबुक पेज पर मैंने गाने डालने शुरू किए। मैंने पारंपरिक गाने ही डालने शुरू किए। धीरे-धीरे करके लोग जुड़ने लगे, और आज एक बहुत बड़ा परिवार अपना बन चुका है, और लोग सुनते हैं, सराहते हैं, तो बड़ा आनंद आता है, बड़ा अच्छा लगता है। और इसमें दिक्कतें तो होती है, और मैंने इस चीज़ को हमेशा महत्व दिया है कि पहले मैं उन गानों को रिकॉर्ड करके डालती थी। जो गाने मेरे हिट होते थे, ज़्यादा सुने जाते थे, उन्हीं गीतों की मैं रिकॉर्डिंग करती थी जाके, और मैं एक-एक गाने लेकर के आती थी। पहले 6 महीने में 1 गाने, 3 महीने में 1 गाने, जो गाने ज़्यादा चलते थे उनको लेकर के आती थी। तो अभी भी मैं सोशल मीडिया पे लगभग गाने गुनगुना के डालती हूँ। दर्शक कहते हैं इसको आपको रिकॉर्डिंग फॉर्म में लाना चाहिए, या इसको आपको वीडियो के रूप में लाना चाहिए, तो मैं वीडियो के रूप में मतलब करती हूँ। दर्शकों के आदेश पे ही आप कार्य हाँ, करते दर्शक हैं। के आदेश पर, और उन सभी गाने को स्टेज पे भी गाती हूँ, तो फीडबैक मिल जाता है कि ये जो गीत है उसको कितना प्यार मिलने वाला, कितना लोग सुनने वाले हैं। अच्छा, एक मेरा बहुत ज़रूरी प्रश्न है इस समय के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो, कि भोजपुरी इंडस्ट्री को आप कितना अहम मान रही हैं और कैसे देख रही हैं? और आप जैसे कलाकारों के लिए कितना अहम मान रही हैं उसको? मेरी नज़र में कोई अहमियत नहीं है भोजपुरी इंडस्ट्री की, ना ही मैं भोजपुरी इंडस्ट्री की कलाकार हूँ, और ना ही मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में जाना चाहती हूँ। महिलाओं के लिए, खासकर महिला कलाकारों के लिए एक नर्क है भोजपुरी इंडस्ट्री। अगर आपको वाक़ई में अपनी पहचान बनानी है और कुछ काम करना है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोकगीत ही गाइए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप ढोलक हारमोनियम पे ही गाइए, आप डीजे गाइए, आप रैप सॉन्ग गाइए, आप हर तरीके के गीत गाइए। बस ध्यान रखिए कि गंदे शब्दों का इस्तेमाल उस गाने में ना हो, और आपके वीडियो में गंदे फ़िल्मांकन न किया गया हो। बस इसी चीज़ को करने की ज़रूरत है। तो भोजपुरी इंडस्ट्री पूरी तरह से किस तरह से समाज पर गंदा अपना असर छोड़ रही है, ये हम सभी देख रहे हैं। तो मैं मानती हूँ कि भोजपुरी इंडस्ट्री को अगर बंद कर दिया जाए तो हमारी संस्कृति बच सकती है, हमारी संस्कृति का संरक्षण हो सकता है। क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री वर्तमान समय में जितनी अश्लीलता भरी पड़ी है, और महिलाओं के लिए जैसे नर्क के रूप में वो काम कर रहा है, तो मैं इसका घोर विरोध करती हूँ। अच्छा, आप भोजपुरी भाषा को कैसे देखती हैं? आपकी नज़रों में भोजपुरी भाषा की क्या अहमियत है? हमारी भाषा बहुत ही समृद्धशाली है, इसका अपना एक इतिहास है, और उस समृद्धि को लेकर के अगर आगे चला जाए, चाहे वो साहित्य की माध्यम से हो, चाहे वो गायन के माध्यम से हो, मतलब संगीत के माध्यम से हो, तो एक बहुत संस्कृति इतनी समृद्धशाली है, लोग इतने सारे जुड़े हुए हैं, हमारी संस्कृति की इतनी पहचान है कि भारत की संस्कृति के बाद हमारी जो बिहार की संस्कृति रही है, हमारी जो भोजपुरी की संस्कृति रही है, उसको गाया जाता है, पढ़ाया जाता है, सुना जाता है। तो संस्कृति बहुत गौरवशाली है, समृद्धशाली, इसे बचाने की ज़रूरत है, और इसको संरक्षण करने की ज़रूरत है। अच्छा, मेरा अंतिम प्रश्न है कि अभी के दौर में भोजपुरी के गायक या गायिका कोई ऐसी जो आपके पसंदीदा गायक या गायिका हो? मेरे अभी के कोई नहीं हैं, जो भी हैं पद्म भूषण शारदा सिन्हा जी तो हमारे आदर्श रही ही हैं। मैं भरत शर्मा जी को बहुत सुनती हूँ, उन्हें सुनना मुझे बड़ा आनंद आता है, और कुछ-कुछ उनके गाने, ख़ास करके पूर्वी विधा पर जितना उन्होंने काम किया है, मुझे बड़ा गोपाल राय जी को सुनना मुझे अच्छा लगता है। मैं मदन राय जी को भी सुनती हूँ, मतलब उस समय के जितने भी गायक कलाकार हुए, सभी मुझे बहुत पसंद आते हैं। इनमें से किसी का भी एक गाना अगर आप 2 अभी लाइन गुनगुना दें? हाँ, उनका बिल्कुल भरत शर्मा जी का एक गीत मैं गुनगुनाऊँगी। हम्म, कि पटना से पाजेब बलम जी हो, पटना से पाजेब बलम जी, अरे आरा से उठ लाली की मंगाईदा, छपरा से चुनरिया छीट वाली, हो मंगाईदा छपरा से चुनरिया छीट वाली। पटना से पाजेब बलम जी हो,
पटना से पाजेब बलम जी, आरा से उठ लाली, की मंगाईदा छपरा से चुनरिया छिटवाली, हाय मंगाईदा छपरा से चुनरिया छिटवाली। अब चूंकि हम इस साक्षात्कार के अंतिम दौर में पहुंच चुके हैं, तो हमारा कुछ निवेदन है, कुछ तो गाने हैं जो मेरे व्यक्तिगत रूप से फेवरेट हैं, और उन गानों का मैं 2-3 गानों का नाम लूँगा। आप अगर वो सुना दें तो हमारे दर्शकों के लिए बड़े खुशी की बात होगी। पहला गाना तो बलम ले ले यह बालम बजरिया से चुनरी, ये मेरा बहुत पसंदीदा गीत है, मैं इसको रिपीट मोड पे सुनता हूँ। बहुत धन्यवाद, और दर्शक भी पसंद कर रहे हैं इस गीत को। अनिरुद्ध त्रिपाठी आशीष जी की रचना है, जमशेदपुर में वे रहते हैं, और उन्होंने भी इस गीत को सुना है, पसंद किया है, तो गुनगुनाती हूँ। अरे ले ले आई बालम बजरिया से चुनरी, ले ले आई है बलमू बजरिया से चुनरी, ना तो तरसाई देब हमहू देखाई देब, ना तो तरसाई देब हमहू देखाई देब, से जरिया पे अंगूरी, ले ले आई बालम बजरिया से चुनरी, ले ले आई बालम बजरिया से चुनरी। अच्छा, एक और गीत है, आजकल शादी ब्याह का मौसम चल रहा है, और मतलब बहुत सुना जा रहा है वो गीत जो आपका है, आज जनकपुर में मरवा, तो ये भी अगर हो जाए 2 लाइन तो। आजो जनकपुर में मड़वा, बड़ा सोहावन लागे, आजो जनकपुर में मड़वा, बड़ा सोहावन लागे, सीता के चढ़ेला हरा दिया, मन भावन लागे, सीता के चढ़ेला हरा दिया, मन भावन लागे, हरे हरे बसवा काटवाले जनक राजा, मन में सुने न माई के बाजेला आनंद बाजा, शोर भैले सगरी महालिया, मन भावन लागे, सीता के चढ़ेला हरा दिया, मन भावन लागे, सीता के चढ़ेला हरा दिया, मन भावन लागे। अच्छा, ये इसके अलावे एक कोई और एक विवाह गीत जो अगर मतलब हो, जो पारंपरिक विवाह गीत होता है उनमें से, अगर मतलब ये विदाई का ही होना चाहिए या कोई मतलब कोई भी आप जो आपको जो अच्छा लगे। एक मैंने अभी कुछ शादी ब्याह के मैंने कार्यक्रम किए, वहाँ बुलाया गया। हालांकि मैं शादी ब्याह के प्रोग्राम नहीं करती हूँ, और उसका सिर्फ एक ही कारण है कि हर जगह वो माहौल नहीं मिल पाता जिस माहौल में हम सभी गाते हैं। तो कुछ ऐसे माहौल, कुछ ऐसे लोग जो कहते हैं कि आप आइए, हमारे परिवार के सदस्य के रूप में आइए, तो 1-2 प्रोग्राम मैंने किया है। तो उसमें मैंने एक चुमावन का गीत गाया जो कि खूब पसंद किया गया, और हर मंच पर उसको डिमांड करके सुना जा रहा है। अरे फूल लाई है मालन सजाए डाली, फूल लाई है मालन सजाए डाली, सजाए डाली हो सजाए डाली, सजाए डाली हो सजाए डाली, फूल लाई है मालन सजाए डाली, फूल लाई है मालन, चुमन चलेली अम्मा सुहागिन, चुमन चलेली अम्मा सुहागिन, अम्मा सुहागिन हो अम्मा सुहागिन,
आर चूमे में कंगन लुटाए डाली, एहो चूमे में कंगन लुटाए डाली, फूल लाई है मालन सजाए डाली, फूल लाई है मालन। बधैया बाजे आंगन में, 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 बधैया बाजे। बाबा लुटावे ले अन्न धन सोनवा, बाबा लुटावे ले अन्न धन सोनवा, अन्न धन सोनवा हो अन्न धन सोनवा। बाबा लुटावे अरे अन्न धन सोनवा, एहो अम्मा लुटावे रुपैया, बधैया बाजे आंगन में, बधैया बाजे आंगन में, बधैया बाजे। क्या बात है, कमाल की आपकी आवाज़ है। और मैं भोजपुरी दर्शक दीर्घा की तरफ से बस आपको धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि आप ही जैसे लोगों के कारण भोजपुरी बची हुई है। और अंत में यदि भोजपुरी के दर्शकों को आप हमारे माध्यम से कोई संदेश देना चाहती हैं तो वो आप- बिल्कुल मैं ये कहूँगी कि जो लोग ये बदनाम करते हैं कि दर्शक गंदे गाने का डिमांड कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। दर्शक हमेशा अच्छे होते हैं, हमेशा अच्छी चीज़ को प्रमोट करते हैं। मैं इसको देख रही हूँ, तो मैं यही कहूँगी दर्शकों से कि आप अच्छे गीतों को सुनिए, आप अच्छे कंटेंट को सुनिए, वरना समाज में इतने सारे गंदे गंदे गाने आ रहे हैं और उससे हमारा समाज दूषित हो रहा है। किसको समस्या हो रही है? हमारी बेटियों को, हमारी बिल्कुल, बहनों सही को, बात। हमारे घर के सदस्यों को। जब आपके अगल-बगल में कान फाड़ू गीत बजता है, गंदे गीत बजते हैं, तो आपको अपने परिवार के साथ अगर आप बैठे हैं तो बड़ी असहज महसूस करते बिल्कुल सही हैं बात या है। वहाँ से उठकर चले जाते हैं। तो आप ही दर्शक जो हैं वो भगवान होते हैं। आप अच्छी चीज़ों को सुनिए, सराहिए, ना सिर्फ मनीषा श्रीवास्तव को, बल्कि आपके आस-पास, आपके क्षेत्र में जो भी कलाकार हैं, जो अच्छे कंटेंट पर काम कर रहे हैं, उनके गीतों को सराहिए, उनके गीतों को सुनिए, उन्हें पसंद कीजिए। एक बार फिर से बहुत-बहुत दर्शकों को प्रणाम करती हूँ और आपको मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि बहुत सारे इंटरव्यू मैं करते रहती हूँ। लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि जिस तरह से पेज के माध्यम से या ब्लॉग बनाने वाले हैं या हमारे यूट्यूबर्स हैं, जो हमेशा ये प्रयास कर रहे हैं कि भोजपुरी का जो अच्छा पक्ष है, वो लोगों के सामने आए। इसके लिए मैं आपका भी तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद आपका कि आपने अपना कीमती समय दिया। तो आपने देखा हमारे साथ मौजूद थी भोजपुरी की लोक गायिका मनीषा श्रीवास्तव जी। आपने सुना उनका गीत और आप सोच सकते हैं कि एक लोक गायिका के नज़रों से भोजपुरी इंडस्ट्री जो है वो कैसी है, भोजपुरी भाषा कैसी है और आप दर्शक कैसे हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे और भी वीडियोज़ आपको हमारे माध्यम से मिलते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।